हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। अब इस अभी जो है आपकी क्लास लगातार चल रही है। आपको सबको पता है कि उससे संबंधित मैंने जो है वीडियो भी डाल रखी है और 2-3 क्लासें जो आपकी हो भी चुकी हैं। और ये आज जो है ये चौथी क्लास आपकी जीके से आधारित ये आपकी 4th क्लास है होने वाली है। और आई होप आपको वीडियोज़ जो क्लासों की है वो अच्छी लग रही होंगी और आपको सब चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। और मैंने पहले भी बताया था, आप लगातार बने रहे। इसकी क्लास की पीडीएफ के लिए जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पे भी बातें कर सकते हो आप। तो मैं अभी अपना बिना टाइम ख़राब किए क्लास शुरू कर देना चाहता हूँ। और बीएसएफ और संबंधित से सीआईएसएफ से संबंधित जो भी भाई हैं उनको सबको प्लीज़ करके एक क्लास आप शेयर कर देना। मैं पहला क्वेश्चन आपका है और ये डेली 8 बजे जो है लाइव रहती है। और किसी भी तरह का कोई सजेशन या सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पहला क्वेश्चन करना बताना देना चाहता हूँ। ये पहला क्वेश्चन दिया गया, स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भाषाई राज्य कौन सा था? स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया था? तो ये ऑप्शन दिया गया, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और ये भी आकलन करते रहे कि आपको कितना आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। ये आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन और प्लेटिनम। मैं इनके साथ ही एक बात और बता देता हूँ। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको सबको पता होना चाहिए और एलपीजी की भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन और प्लेटिनम दिया गया। सभी के बारे में डिटेल से बताते हैं। देखो, सीएनजी जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। एलपीजी जो है इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है एलपीजी में। हाइड्रोजन गैस ये सबसे हल्की गैस होती है। और मैं आपको बता दूं कि भविष्य का ईंधन जो इसे कहा जाता है उसे हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। और सबसे स्वच्छ अगर ईंधन की बात करें, सबसे स्वच्छ ईंधन ईंधन की अगर बात करें तो उसे भी किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। सबसे स्वच्छ ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। और भविष्य की अगर धातु की बात करें, भविष्य की धातु की अगर बात करें तो प्लेटिनम को कहा जाता है। सबसे कठोर धातु की बात करें तो भी प्लेटिनम को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए, ऑप्शन दिया गया फर्स्ट मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह। सभी प्रधानमंत्री हैं और आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए। जीवाणु जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए लुई पास्चर, ल्यूमेनहोक, मेंडलीव और नन ऑफ दीज। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन जो किसी ना किसी परीक्षा में यानी कि 10 से ज़्यादा बार पूछे गए वही क्वेश्चन मैं यहाँ स्टैटिक्स जीके के, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें करंट जीके से संबंधित है ताकि अपनी तैयारी अच्छी हो सके। और ये ये 4th क्लास आपकी और ये सेट चल रहा है आपका, तो आप ज़रूर जुड़े। और जो भी भाई यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये दिया गया आपका जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ये दिया गए हैं लुई पास्चर, ल्यूमेनहोक, मेंडलीव और नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, जीवाणु विज्ञान का जनक जो है ना ल्यूमेनहोक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूमेनहोक को कहा जाता है। आवर्त सारणी किसने दी थी? आवर्त सारणी आपको जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रिडोन, ये सभी गैसें अक्रिय गैसें हैं। और जितने भी एलिमेंट्स जो सजा के रखे गए हैं ये आवर्त सारणी कहलाती है। और ये आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीव ने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 का, जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा,
तीसरा और सातवां ये दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है चीन की है। जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। और दूसरा स्थान अगर बात करें तो दूसरा स्थान भारत का है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूँ तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ये क्वेश्चन दिया गया आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन दिया गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ओस्मियम। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। और आपको लगातार इस क्लास में बने रहना है। लगातार आप धीरे भी बाद में भी देख सकते हो, अगर आप ऑनलाइन लाइव नहीं देख पाते हो तो, लेकिन क्लास को रेगुलर करना, तभी सिलेक्शन संभव है। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ऑप्शन दिया गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ओसियम। मैं आपको बता दूं, सबसे हल्की धातु की अगर बात करें तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर होगा, यानी कि लिथियम। सबसे हल्की धातु जो होने वाली है वो आपकी लिथियम होने वाली है। और सबसे अगर भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु जो होने वाली है वो ओस्मियम रहने वाली है। और जिस जिस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सके, आपने भी बार बार सुना होगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो सोडियम धातु होती है, Na। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो नेट्रियम होता है। नेट्रियम इसका साइंटिफिक नेम है, नेट्रियम। और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो वो कौन सी है, सोडियम। मैंने 3 चीज़ें बताई, ये सबको ध्यान रखने से पहले ही आती है कि सबसे हल्की धातु तो लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सके उसे, उस धातु का नाम कौन सा है, सोडियम। सोडियम ही, इसे मिट्टी के तेल में भी डुबो कर रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं इसका साइंटिफिक नेम जो नेट्रियम है, और Na से इसे डिनोट करता है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। और ऐसे ही रिलेट करके आपको याद रख लेनी जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो। और रूस की राजधानी क्या है, ऑप्शन दिया गया रूबल, मॉस्को, पेरिस और ओटावा। देखो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से सेट किए गए हैं कि आप देखते भी गलती भी कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी कौन सी है, इसने राजधानी पूछी है। तो मैं आपको बता दूं कि रूस की राजधानी की अगर बात करें तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को रहने वाली है। और अगर मुद्रा की बात करूँ तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है, रूस की मुद्रा जो है ये रूबल है। और संसद की बात करूँ, रूस की संसद, तो रूस की संसद की बात करूँ तो रूस की संसद है ड्यूमा। रूस की संसद क्या रहने वाली, ड्यूमा। अगर रूस के खेल की बात करूँ तो शतरंज इसका खेल है। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, शतरंज इसका राष्ट्रीय खेल। आई होप समझ में आया होगा। और कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये आपको पता ही होगा। ऐसे करके रिलेट करने आपको सब, और ऐसे ही याद रखने आपको। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के अध्यक्ष, तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर स्थायी सदन की बात करूं तो स्थायी सदन जो होता है आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है, तो मैं आपको बता दूं 79 में संसद है, मैंने पहले भी बताया होगा। 80 में लोकसभा है और 81 में, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है, सॉरी 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है और 79 में संसद है। ये आपको याद रख लेना, मैं बार बार रिपीट कराऊंगा तो लगातार क्लास लोगे तो आप अपने आप याद हो जाएंगे। अब राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आप ध्यान रख लेना होता है। कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करूँ तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती भंडार नायके और किरण देवी। तो इसका सही आंसर, आई होप आपको सबको पता होगा और आपने सोच भी लिया होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो पंडित नेहरू की बहन थी इंदिरा गांधी। भारत की
पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। और सरोजिनी नायडू जो है, ये मैं आपको बता दूं कि पहली महिला उपराज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी की थी। और श्रीमती भंडार नायके ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करूं तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। और किरण बेदी पहली महिला आईपीएस जो थी, पहली महिला आईपीएस जो थी ये कौन थी? किरण बेदी थी, आपको सबको पता होगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैंने बार बार बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन कर लेना। और जो कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये दिया गया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन दिया गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही आंसर कौन सा होने वाला है इसका? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरे के रूप में माना जाता है? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, टाइपिंग में, कि किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है या माना जाता है? किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है या माना जाता है? तो ये ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्यूबा और ब्रिटेन। देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, गलती नहीं करना। अगर आपसे पूछे कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। जबकि अगर बात करें कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होता क्यूबा। भारत के चीनी के कटोरे की बात करें तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। विश्व की बात करें तो क्यूबा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। और अगर मैं इसके साथ ही एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आपको कहे कि सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है, सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि टाइगर प्रदेश की बात करूं, तो भी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसमें से रक्तदाबी, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो देखो आपको सबको पता होना चाहिए इनके बारे में आपको, तो मैं आपको बता दूं कि रक्त दाब मापे, ये ब्लड प्रेशर मापने का काम आता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के काम आता है। और लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता के लिए जो इस मानक का प्रयोग करते हैं उसे किस कहा जाता है? लैक्टोमीटर। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये ऑप्शन दिए गए हैं, सीमोर क्रे, चार्ल्स बेबेज, एंडी मरे और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार, अगर आपसे बात करें कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता होगा कंप्यूटर के पिता में चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर सुपर कंप्यूटर के आविष्कार की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमोर क्रे। सीमोर क्रे ने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए भारत, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश अगर बात करूं तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? रूस। और रूस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। राजधानी इसकी कौन सी है? रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। संसद ड्यूमा है। और खेल इसका राष्ट्रीय खेल शतरंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दिया गया आपका कि बल्बों के तंतु बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया आपका टंगस्टन, स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम। बल्बों के तंतु कौन से होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बल्ब के अंदर जो इस तरह का जो बल्ब बनाया जाता है, जो बल्ब बना होता है, और उस बल्ब के अंदर जो है कि इस तरह की स्प्रिंग नुमा संरचना जो होती है उसे कहा जाता है तंतु। और किसका बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इसका सही आंसर जो बन जाएगा आपका टंगस्टन। निम्न में से कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ये
प्रिंटिंग में थोड़ा आगे पीछे हो रखे है, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो। कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो मैं बता देता हूँ आपको, ओजोन, एक्सरे, वायलेट रे और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता होगा इस आंसर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन को कैसे डिनोट करते? O3 से डिनोट करते हैं। अगर किसी दिन आपको पूछे कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन में ओजोन के 3 अणु होते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। और ओजोन को मापने की इकाई, ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई कौन सी कहलाती है? तो मैं आपको सही बता दूं, तो इसका सही आंसर होगा डॉब्सन। ओजोन की सांद्रता मापने की सही इकाई कौन सी है? डॉब्सन। LBW, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और बास्केटबॉल। LBW शब्द का संबंधित किससे है? तो ये मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया होगा, शायद एक बार रिपीट हो चुका है। देखो, बार बार जितनी बार ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे उतने ही ज़्यादा याद होंगे आपके। तो मैं बता दूँ, ये कि सही आंसर हो जाएगा इसका क्रिकेट। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कई बार इस तरह से आ जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कई बार ये आ जाता है, कई बार आता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त सचिव। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना, ये कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और संसद कौन से अनुच्छेद में है? ये तो आपने पहले ही पता ही होगा कि संसद कौन से अनुच्छेद में है। 79 में है। राज्यसभा की बात करूँ 80 में, 81 सब लोकसभा की बात करूँ तो अनुच्छेद 81 में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है, हैदराबाद, अजमेर, यूपी और MP। तो आपको पता ही होगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर कल को आप कोई पूछे कि अजमेर की स्थापना किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर की स्थापना अजय राज नामक राजा ने करी थी। अजय राज नामक राजा ने अजमेर की स्थापना करी थी, यानी कि अजय राज के नाम पर इसका नाम अजमेर पड़ा। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहीं स्थित है, हैदराबाद अजमेर में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? यहाँ दिया गया ऑप्शन, कलिंगा युद्ध, पानीपत युद्ध, घाघरा युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो मैं आपको बता दूं कि ये अशोक ने युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, ये इसका सही आंसर होगा। कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, कि इसने समझा था कि अब मारपीट बस बंद कर दी सब कुछ, और मार काट जो होती थी इन सब चीज़ों से ये दूर रहना चाहता था। और इसने जो है शांति के लिए अपने को धर्म बदल लिया था, बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? ऑप्शन दिया गया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक पूछा गया है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RBI। और RBI के बारे में मैंने आपको पहले बताया, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में। और RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आप चाहते हो तो इन चीज़ों को नोट करते रहना और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने पर मेरा मन इस पे बना रहेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाऊँगा, और एक बढ़िया जो है मोड में
आपको स्लाइड वगैरह बना के, ताकि आप जब इस क्लासेस पे अच्छे व्यू आने लगेंगे तो उसके बाद मैं इस पे और मेहनत करूँगा। उसके लिए सिर्फ आपका साथ चाहिए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना अपने साथियों तक। और किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। म्यूजियम कहाँ स्थित है? म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो म्यूजियम हैदराबाद, मध्य प्रदेश, सिकंदराबाद और राजस्थान। ये शायद ये म्यूजियम कौन सा है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये ऐसे था क्वेश्चन, ये गलती से लिखा गया या रह गया। सालारगंज जो है म्यूजियम कहाँ स्थित, सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है, ये ऐसे था। तो इसका जो सही आंसर जो रहने वाला है ये हो जाएगा हैदराबाद। ये आप थोड़ा सही कर लेना। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। जल की उपस्थिति के कारण, खेती के कारण, ऑक्साइड के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, खेती के कारण, ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि जो है पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण जो करती है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया नील नदी, गंगा नदी, सरस्वती और अमेजन। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन से आप क्वेश्चन का जो है ना पोस्टमार्टम कर दिया करो, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी बार बार रिवाइज करने पर। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होने वाली? नील नदी, ये आपका सही आंसर होगा। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करूँ तो आपका सही आंसर हो जाता गंगा नदी। अभी विश्व की बात करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगर बहाव या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो इसका आपका सही आंसर अमेजन नदी हो जाता। तापमान और सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तापमान पर, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान दोनों बराबर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और फ़ारेनहाइट दोनों जो है बराबर होते हैं। ये आपका सही आंसर होने वाला। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास के बारे में, क्लास से कैसी लगी आपको और कैसी लगी आपको ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। थैंक यू।